अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हो सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे CS201 लेक्चर नंबर 6। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 में ये कुछ 3-4 चीज़ें जो हम कवर करेंगे, लेकिन लेक्चर नंबर 6 को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको कवर करनी पड़ेंगी, फिर आप इस चीज़ की समझ आएगी। ठीक है जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहले क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, इसको हम यहाँ बोलेंगे प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, ओके जी। तो आज हम ये पढ़ने वाले हैं, और ये होते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। क्या होते हैं? यूनरी ऑपरेटर्स वो होते हैं जो एक ऑपरेंड्स लेते हैं। आपको मैंने बताया था यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं। उसके अलावा गाइस, अगर आप लोगों ने मेरी लेक्चर की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की तो ये रही मेरी प्लेलिस्ट, आप लोग इसको एक्सेस कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके। ठीक है, मैं डेली बेसिस पे लेक्चर अपलोड करता हूँ, शॉर्ट्स। ठीक है, तो चलो, अब ये हमारे पास ऑपरेटर्स हैं। कौन से? यूनरी ऑपरेटर्स हैं जो एक ऑपरेंड लेते हैं। अब ये करते क्या है, सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स की। पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है, इट अपडेट्स द वैल्यू बाय 1। इसने क्या करना होता है, वैल्यू जो आप देते हैं इसको, उसमें एक के साथ इसको अपडेट कर देते हैं, चाहे वो इंक्रीमेंट करता है या डिक्रीमेंट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक वेरिएबल है, यहाँ पे इंट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगली लाइन पे x प्लस प्लस लिखूँगा। ठीक है, और जैसे ही सी आउट करूँगा x को, तो ये क्या करेगा, इट अपडेट्स द वैल्यू बाय 1 बोथ फॉर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। अगर मैं x प्लस प्लस लिखता हूँ तो ये इसमें एक ऐड कर देगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इसी तरह मेरे पास यहाँ पे 10 है ना, तो 10 को अगर मैं इंक्रीमेंट करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ओके हो गया। अब देखो, अब इसका इंटरनली कंपाइलर इसको ट्रीट कैसे करता है, ये कुछ इस तरह ट्रीट करता है जैसे हमने आपको बताया था कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के केस में x इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, इंटरनली ये हो रहा है कि x में वो एक ऐड हो रहा है, हमेशा एक ही ऐड होगा, एक से ज़्यादा कुछ ऐड नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा एक ही ऐड होगा। वो वैल्यू है x की, उसमें 1 ऐड हो रहा है और वही वैल्यू x को असाइन हो रही है, और वो हमें मतलब यहाँ पे देखने को मिल रही है। ठीक है जी, इसी तरह मतलब कंपाइलर इसको ट्रीट कर रहा है। ओके, इंटरनली कंपाइलर इसको इस तरह कुछ ट्रीट कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है इसकी, कहता है इट फर्स्ट गेट द प्रीवियस वैल्यू एंड देन अपडेट इट लेटर। ओके जी, अपडेट इट लेटर। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सी आउट x प्लस प्लस लिखूँ तो आपको क्या लगता है इस केस में क्या होगा? इस केस में इसने 10 ही प्रिंट करना है। अब 10 क्यों प्रिंट किया, 1 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं प्रिंट किया? तो इसने क्या कहा यहाँ पे देखो, कहता है कि इट अपडेट्स द वैल्यू बाय 1 बोथ फॉर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। इट फर्स्ट गेट द प्रीवियस वैल्यू। प्रीवियस वैल्यू कौन सी है, ये वाली वैल्यू। इट फर्स्ट गेट द प्रीवियस वैल्यू आफ्टर इट अपडेट द वैल्यू बाय 1। अब अगर मैं इसको इस सेमी कोलन के बाद, मतलब अब ये जो है ना x प्लस प्लस से पहले, ये बाद में हो रहा है ना, पहले उसने प्रीवियस वैल्यू ही एक्सेस करनी है। अब बाद में अगर मैं इसको प्रिंट करूं तो इसने मुझे देना है 11। पहले मुझे 10 देगा, बाद में मुझे क्या देगा, 11 दे देगा। ठीक है, ओके जी, ठीक है जी। इसी तरह केस है डिक्रीमेंट के साथ भी, पहले मुझे वो 10 दे देगा, ठीक है, प्रीवियस वैल्यू, बाद में वो डिक्रीमेंट करके मुझे 9 दे देगा। वो डिक्रीमेंट बाय 1 करेगा। ठीक है, डिक्रीमेंट बाय 1 करेगा। ओके जी, अपडेट्स द वैल्यू बाय 1 फॉर बोथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है जी, ओके। अब एक और केस है हमारे पास। दूसरा ऑपरेटर क्या करता है हमारे पास, दूसरा ऑपरेटर सी आउट, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे प्लस प्लस एक्स, ये पहले ही अपडेट कर देगा। ठीक है, ये प्रीवियस वैल्यू को नहीं लेगा। अब अगर इसको मैं रन करूँ तो मुझे पहले ही 11
मिल जाएगा। ओके जी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि अगर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, इंट एक्स है या वाई है, ठीक है जी, आपने क्या किया है, सॉरी वाई को बाद में डिक्लेयर करता हूँ, आपने क्या किया, वाई के अंदर रखा है एक्स प्लस प्लस को, ठीक है, आपने सी आउट करवाया है पहले वाई को, फिर सी आउट करवाया है आपने एक्स को, ठीक है जी। तो इसका आउटपुट क्या होगा, तो गौर से सुनना, ये क्या है, पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले प्रीवियस वैल्यू उसको दे देता है, बाद में उसको अपडेट करता है। तो y को पहले प्रीवियस वैल्यू 10 मिल चुकी है, 10 में हो गया, अब इस सेमी कोलन के बाद ये वाला x जो है वो अपडेट हो चुका है, इस x में आएगा 11 और इस y में आएगा 10, ठीक है जी। चलो अगर मैं इसको रन करूं तो मुझे पहले क्या देगा, 10, बाद में क्या देगा, 11। क्यों, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होता है या डिक्रीमेंट में क्या होता है, उसको पहले प्रीवियस वैल्यू मिल जाती है, बाद में सेमीकोलन के बाद मतलब अगली लाइन में अगर हम उसको प्रिंट करने की कोशिश करें फिर वो देता है हमें अपडेटेड वैल्यू, ठीक है। सेम केस फॉर डिक्रीमेंट एज वेल। ओके, अगर डिक्रीमेंट के केस में देखें तो पहले प्रीवियस वैल्यू मिलेगी, बाद में इसको डिक्रीमेंट करेगा बाय 1, ओके, 1 में से उसको मतलब डिक्रीमेंट कर देगा। इसी तरह अगर हम बात करें प्री इंक्रीमेंट की या प्री डिक्रीमेंट की, तो उस केस में क्या होगा, अगर उस केस में देखा जाए तो पहले प्रीवियस वैल्यू, अब इस केस में प्रीवियस वैल्यू नहीं मिलेगी, इसको वही वैल्यू मिल जाएगी जो उसने अपडेट की है। अब दोनों में 11 आएगा, ओके जी, अब दोनों में क्या आएगा, 11 आएगा। ये बात को और से देखना, क्योंकि हमने इंक्रीमेंट इसको कर दिया है, इसमें भी इसको 11 मिल गया और इसको भी 11 मिल गया, एक्स को भी 11 मिल गया, ठीक है जी। तो दोनों में क्या आ गया, 11 आ गया, ठीक है। तो इस तरह के ट्रिकी क्वेश्चन आपको क्विज़ेज में पूछ सकते हैं। ओके जी, तो ये था हमारे पास कुछ ऑपरेटर्स। अब ये यूनिटरी ऑपरेटर्स कैसे हैं, क्योंकि ये एक ऑपरेंड ले रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक्स के साथ प्लस प्लस लिखा है ना, तो इसके साथ एक ही ऑपरेंड आ रहा है, ठीक है। हमेशा आपने इसको वेरिएबल के साथ लिखना है, वैल्यू के साथ नहीं लिखना, एरर देगा, ओके। वेरिएबल के साथ लिखना है, कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया उसके साथ लिखना है, ठीक है जी, ओके। विदाउट वेरिएबल आपने इसको नहीं लिखना, ठीक है। और ये ऑपरेंड एक ले रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी ऑपरेटर्स हैं ये दोनों, प्री पोस्ट दोनों, इन केस ऑफ इंक्रीमेंट इन केस ऑफ डिक्रीमेंट एज वेल, ओके जी। अच्छा, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिपीटिशन स्ट्रक्चर। रिपीटिशन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसको बहुत ही इजी एग्जांपल में समझो। मैं आपसे कहता हूँ कि भाई आप जाओ काउंटिंग प्रिंट करो 1 से लेकर 10 तक, सी आउट लिख के आपने काउंटिंग प्रिंट करनी है। या फिर मैं आपसे कहता हूँ कि अपना नाम प्रिंट करो 10 टाइम्स, आप सिंपली प्रिंट कर लोगे, सी आउट लिखा, ठीक है जी। या कहता हूँ मैं 5 टाइम प्रिंट कर लो, तैमूर लिखा, ठीक है, मैं इजीली प्रिंट कर पा रहा हूँ इसको। मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, यहाँ पेस्ट मारूँगा और यहाँ पेस्ट मारूँगा, इधर पेस्ट करूँगा, ठीक है जी, और इधर पेस्ट करूँगा, तो ये 5 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप 10 टाइम्स करो, तो आप सिंपली इसको कॉपी करोगे और इसको आप पेस्ट कर दोगे, तो ये 10 टाइम्स हो जाएगा। अब मैं आपसे कहता हूँ 100 टाइम्स करो, तो आप वो भी मतलब कर लोगे। फिर मैं आपसे कहता हूँ कि आप 15 टाइम्स करो, वो भी आप कर लोगे। मैं आपसे फिर कहता हूँ यार 500 टाइम्स करोगे, आप सुबह बैठे हो पीसी पे, अब शाम को आओगे वापस कि सर लो भाई हो गया, 5 टाइम्स मैंने लिख के दे दिया। अब फिर मैं आपसे कहता हूँ कि 1000 टाइम करो, फिर आप 1 माह बाद वापस आओगे, आपने 1000 टाइम भी लिख लिया होगा। फिर मैं आपसे कहता हूँ 10,000 टाइम करो, फिर आप कहोगे सर हम जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़, आप तो बहुत ज़्यादा मतलब टास्क दे रहे हो हमको, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रही है। मैं आपसे एक काम बार बार करने को कह रहा हूँ, आप जो है मतलब बहुत आपको मुश्किल पेश आ रही है। तो इन चीज़ों को ईजिली करने के लिए हमारे पास जो चीज़ आई है वो क्या है, लूप्स है। और ये जो चीज़ें मैंने लिखी है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटिशन स्ट्रक्चर, लूप। अब इसको हम करने कैसे वाले हैं, अब देखो लूप्स जो है वो 3 तरह की होती है, एक होती है फॉर, एक होती है वाइल, एक होती है डू वाइल। आपकी इस चैप्टर में हमने सिर्फ वाइल लूप पढ़नी है, अगले आने वाले लेक्चर्स में हमारे पास डू वाइल और फॉर लूप भी हम पढ़ लेंगे, ठीक है जी। अब लूप की 2 टाइप्स होती हैं, एक होती है एंट्री कंट्रोल लूप्स और एक होती है एग्जिट कंट्रोल लूप्स। तो चलो सबसे पहले देखते हैं वाइल लूप को, फिर हम पढ़ेंगे एंट्री कंट्रोल लूप्स क्या होती हैं, ठीक है जी। चलो सबसे पहले हम देखते हैं वाइल लूप क्या होती है।
वाइल लूप। अब देखो मैं आपको क्या कह रहा था कि आपने वो 10 टाइम्स लिखना है, 10,000 टाइम्स लिखना है, मतलब आपको काफ़ी मुश्किल पेश आ रही थी, राइट। अब इसको इजी वे में लिखने का तरीका क्या हो सकता है, मेथड क्या हो सकता है? तो इजी वे में आप इसको लिख सकते हो थ्रू यूजिंग वाइल लूप, फॉर लूप, डू वाइल लूप, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हमारे इस चैप्टर में वाइल लूप है तो हम वाइल लूप को ही यूज़ कर रहे होंगे। ओके जी, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि वाइल लूप होती क्या है, सिंटैक्स क्या होता है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, तीनों लूप्स में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है इनिशियल वैल्यू, या कह लो कि स्टार्टिंग वैल्यू कह लो, स्टार्टिंग वैल्यू। दूसरे नंबर पर हमारे पास होती है कंडीशन, और तीसरे नंबर पर हमारे पास होता है इंक्रीमेंट, जो अभी हमने पढ़ा था, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है। अब स्टार्टिंग वैल्यू, जहाँ से हमने वो लूप स्टार्ट करनी है, ठीक है, जहाँ से हमने वो लूप स्टार्ट करनी है वो होती है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू, ठीक है जी। अब स्टार्टिंग वैल्यू क्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरी लूप स्टार्ट हो इंट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ से लूप स्टार्ट हो, ओके। उसके बाद हम लिखते हैं वाइल, ठीक है, इसके अंदर हम लिखते हैं कंडीशन, और ये इसकी बॉडी होती है, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं स्टेटमेंट्स, और यहाँ पे हम लगाते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ठीक है जी। तो ये हम यहाँ पे करते होते हैं। अब स्टेटमेंट्स क्या लिखनी है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो नाम है वो प्रिंट हो 10 टाइम्स, तो मैं सी आउट को अपने नाम को यहाँ प्रिंट करवा लूँगा। अब मैं कैसे चाहूँगा कि मेरा नाम प्रिंट हो 10 टाइम्स, यहाँ पे मैं सिंपली एक कंडीशन लिखूँगा कि जब तक मेरा वाइल, जब तक x इज लेस देन और इक्वल टू 10 है, आप इस नाम को प्रिंट करते रहो, ठीक है। अब अगर क्या, अब अगर मैं इसको यहाँ पे डायरेक्टली इस तरह रन कर दूँ तो ये प्रिंट करता रहेगा, 10 टाइम्स पे नहीं रुकेगा, 10 टाइम्स पे नहीं रुकेगा, ये करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। अब ये क्या इशू है, अब देखो ये करता क्या, सबसे पहले हमारा जो कंट्रोल है वो कहाँ पे जाता है, कंडीशन के ऊपर, कंडीशन चेक होती है, कंडीशन चेक हुई है, यहाँ पे एक्स में क्या पड़ा हुआ है 1। अब बताओ 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, जी हाँ है, इसने इसको प्रिंट कर दिया। अब ये दोबारा आया यहाँ पे, इसने क्या किया, दोबारा चेक किया 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, जी हाँ है, दोबारा इसने इसको प्रिंट कर दिया। दोबारा आया यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू 10 है, जी हाँ है, तो दोबारा इसको प्रिंट कर दिया। ये क्या, ये रुक क्यों नहीं रहा एज अ स्पेसिफिक टाइम के ऊपर, एज अ स्पेसिफिक इंक्रीमेंट के ऊपर, तो इसको रोकने के लिए हम करते हैं इंक्रीमेंट। वो क्या है, x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, मतलब कि x अब भी यहाँ पे एक दफ़ा उसने कंडीशन चेक की 1 लेस देन इक्वल टू 10 हुआ, जी हाँ। इसके बाद यहाँ पे x आया, अब वहाँ पे क्या हुआ 1 प्लस 1, अब x को वैल्यू मिल गई 2। अब यहाँ पे 2 चेक हुआ कि 2 लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं, जी हाँ है। दूसरी दफ़ा ये वाली कंडीशन चली, ये वाला लूप चली, इसने इसको प्रिंट कर दिया। इसी तरह यहाँ पे आया, यहाँ पे इसने देखा कि अब इसने इसको कर दिया 2 से 3, फिर 3 चेक हुआ, फिर 4 चेक हुआ, फिर 5, इसी तरह चेक होता है कि जब 10 चेक हुआ, 10 लेस देन और इक्वल टू 10, यस, वो भी कंडीशन ट्रू थी, ठीक है। लेस देन तो नहीं, इक्वल टू तो है ना 10, लेकिन जब यहाँ पे 11 आया, इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट होने के बाद जैसे ही 11 आया, कंडीशन हो गई फॉल्स, और ये लूप टर्मिनेट कर गई। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो इस केस में इसको क्या करेगा, 10 टाइम्स प्रिंट करेगा मेरा नेम, ठीक है जी। एक मिनट, तो पहले एग्जीक्यूशन हो रही थी हमारी, ठीक है। अब अगर इस केस में मैं इसको करूँ तो इसने प्रिंट करना है 10 टाइम्स, ठीक है, बहुत इजीली। या तो आप इसको ऐसे लिख लो x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, या फिर आप इसको x प्लस प्लस लिख लो तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी, ओके। या फिर आप इसको लिख लो प्लस प्लस एक्स तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे वो वाला मतलब माइंड में कंसेप्ट ना रखना कि प्रीवियस वैल्यू पहले आएगी फिर बाद में इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे वो सारा कुछ ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मतलब सी प्लस प्लस कुछ नहीं करेगा, यहाँ पे आपका 10 टाइम्स ही प्रिंट होगा, ठीक है। आप इन तीनों में से कुछ भी लिख दो चलेगा, ठीक है। तो ये थी हमारे पास लूप कंडीशन। मैं आपको ना बुक के सैम्पल प्रोग्राम नहीं करवा रहा यार, मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा मिड टर्म के लिए, जिसमें सारे जो होंगे सैम्पल प्रोग्राम्स होंगे। अगर मैं ऐसे करवाने बैठ जाऊँ तो वीडियो लंबी होती है और व्यूवर्स जो है वो देखते भी नहीं है, ठीक है, ओके। उसके बाद क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है। ओवरफ्लो कंडीशन होती है कि हमारे पास ना कुछ होती है इंटीजर के अंदर, आपको मैंने बताया था कि जो सी आउट, अगर मैं यहाँ पे इन करवाऊँ सी आउट साइज ऑफ इंट मल्टीप्लाई बाय 4,
अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, मैंने साइज ऑफ के बारे में आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में। साइज ऑफ क्या प्रिंट करता है, सॉरी, साइज ऑफ मल्टीप्लाई बाय 8। साइज ऑफ क्या प्रिंट करता है, ये हमारे पास प्रिंट करेगा। सबसे पहले इसको देखो, ये प्रिंट करेगा मतलब इंटीजर की जो बिट्स हैं वो प्रिंट करेगा। अब ये कितने बाइट्स लेता है, बाइट्स, सॉरी बाइट्स, कितने बाइट्स लेता है, 4 बाइट्स लेता है। अब अगर ये 4 बाइट्स लेता है, अब एक बिट्स में, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। अगर मैं इसको 8 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितने बिट्स लेगा, 32 बिट्स। ठीक है, 32 बिट्स। अब ओवरफ्लो कंडीशन क्या होती है कि जो ओवरफ्लो कंडीशन आपकी होती है ना, वो 32 बिट्स से, अगर आपके नंबर ज़्यादा हैं 32 बिट्स से, ठीक है 32 बिट्स है ना, अगर उससे ज़्यादा आपके मतलब वो जा रहा है ना, वो फिर आपका मतलब उससे ज़्यादा आपकी नंबरिंग हो रही है तो वो ओवरफ्लो कंडीशन है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अगर 100 टाइम्स प्रिंट हो तो ये 100 टाइम्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 100 टाइम प्रिंट हो जाएगा। 1000 टाइम प्रिंट करूँ तो ये 1000 टाइम भी प्रिंट कर देगा, इसमें मसला नहीं है। ठीक है, 10,000 टाइम करूँ तो इसमें थोड़ा सा टाइम लेना है, लेकिन कुछ टाइम पे आगे इसने इसको प्रिंट कर देना है। अभी प्रिंट हो रहा है, ये देखो। ठीक है, 10,000 टाइम, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है, लेकिन ये प्रिंट कर देगा। देखो यहाँ पे रुक गया, 5 सेकंड्स के बाद इसने इसको प्रिंट कर दिया। अब इसी तरह मैं यहाँ पे अगर कुछ ज़्यादा ही कंडीशन दे दूँ, कुछ ज़्यादा अनलिमिटेड दे दूँ, तो ऐसा टाइम आएगा जहाँ पे जाके ये रुक जाएगा। अब आपको कंपाइलर भी ये देखो वार्निंग दे रहा है कि आपने इंटीजर कांस्टेंट जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा जो है वो टाइप कर दिया है। ये देखो मतलब कुछ लिमिट ऐसी आएगी जहाँ पे जाके ये हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। अब क्रैश का मतलब ये थोड़ी है कि आपका कंप्यूटर तबाह हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्रैश का ये है कि आपका प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। ये लिमिट्स क्रॉस कर गया, कौन सी, 32 बिट्स वाली, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ओवरफ्लो कंडीशन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या होती है, इनफाइनाइट लूप। इनफाइनाइट लूप क्या होती है हमारे पास, इनफाइनाइट लूप होती है कि अगर आपने कंडीशन जो है वो कंडीशन जो है आपने अगर कंडीशन नहीं लगाई, फॉर एग्जांपल आपने कंडीशन या फिर आपने इंक्रीमेंट नहीं लगाया और आपकी लूप जो है वो चलती ही जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट लूप। ठीक है, रुकने का नाम नहीं ले रही। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट लूप। हम चाहते हैं कि इनफाइनाइट इन्फिनिटी ना आए, ये कहीं ना कहीं रुके, तो उसको हम फिर रोकने के लिए इंक्रीमेंट या कंडीशन वो ट्रू करते हैं। ठीक है, अब डिक्रीमेंट के केस में क्या होता है, अगर मैं एक्स माइनस माइनस लिख दूँ, ठीक है, डिक्रीमेंट के केस में, अब अगर एक्स माइनस माइनस लिखूँ तो मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा 10 से। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स करना पड़ेगा। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे काउंटिंग प्रिंट करनी है, एक्स को प्रिंट करूँगा। ठीक है, एक्स प्रिंट करूँगा ना, अभी के लिए अगर मैं एक्स लेस देन इक्वल टू 10 लिखूँ और स्टार्ट करूँ 1 से और एक्स प्लस प्लस करूँ, तो ये 1 से लेकर मुझे काउंटिंग प्रिंट कर देगा 10 तक, राइट, क्योंकि एक्स साथ साथ ही इंक्रीमेंट हो रहा है। वो देखो, एक्स पहले प्रिंट हुआ 1, फिर इंक्रीमेंट बाय 1 हुआ, फिर यहाँ पे 2 कंडीशन जगह 2 लेस देन इक्वल टू 10, यस, फिर 2 प्रिंट हुआ, फिर 2 से 3 हो गया, फिर 3 लेस देन इक्वल टू 10, 3 प्रिंट हुआ। इस तरह प्रिंट करता है कि इसने 10 तक प्रिंट कर दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मेरी काउंटिंग थोड़ी रिवर्स प्रिंट हो, तो मैं इसको स्टार्ट करूँगा 10 से। ठीक है, 10 से स्टार्ट करूँगा और कहाँ तक जाऊँगा, जब तक मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 नहीं हो जाता, जब तक मेरा जो एक्स है ग्रेटर देन या 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू 1 नहीं हो जाता। ठीक है, और मैं इसको इस दफ़ा डिक्रीमेंट करूँगा ताकि मतलब 10 हो, फिर 9 आए, फिर 8 आए, फिर 7 आए। ठीक है, अब अगर इस केस में इसको रन करूँ तो ये उल्टी गिनती प्रिंट कर देगा। देखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, हुआ क्या, पहले 10 चेक हुआ कि 10 लेस देन इक्वल टू 1 है, यस, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस, इसने 10 को प्रिंट कर दिया। फिर 10 से 9 हो गया, फिर 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यस, 9 प्रिंट किया। फिर 8 हो गया, 8 है, यस, फिर इसी तरह चेक करता गया इसने इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है जी, ओके। अब इस तरह करके कुछ हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं वाइल लूप की, वो क्या है मैंने यहाँ पे नीचे लिखी हुई है। वाइल लूप की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ने से पहले हमारे पास 2 तरह की लूप्स होती हैं, वो कहती है एंट्री कंट्रोल लूप्स और होती है एग्जिट कंट्रोल लूप्स। एंट्री कंट्रोल लूप्स वो होती हैं जो इन दिस टाइप ऑफ लूप द टेस्ट कंडीशन इज टेस्टेड बिफोर एंटरिंग द लूप बॉडी। हमारे पास क्या होता है, वहाँ लूप की बॉडी में एंटर होने से पहले कंडीशन को चेक किया जाता है। यहाँ पे लूप की बॉडी में एंटर होने से पहले कंडीशन को क्या किया जाता है, चेक किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे 1 लिखा है ना और एक्स प्लस प्लस कर दिया, और अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सी आउट एक्स को कर रहा हूँ, मैंने चेक करना है कि कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर मैं इसको यहाँ पे फॉल्स लिख दूँ, ठीक है, अगर फॉल्स लिख दूँ तो अब ये कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि अब कंडीशन चली नहीं है।
कंडीशन तब चलेगी जब इसकी कंडीशन ट्रू होगी, सॉरी वाइल लूप तब चलेगी जब इसकी कंडीशन ट्रू होगी। एंट्री पॉइंट ही इसका अगर नहीं सही तो ये कंडीशन नहीं चलेगी। उसको क्या बोलते हैं कि बॉडी के अंदर एंटर होने से पहले कंडीशन चेक होती है, उस तरह की लूप को हम क्या बोलते हैं, एंट्री कंट्रोल लूप। फॉर लूप और वाइल लूप इज द एंट्री कंट्रोल लूप्स। फॉर लूप और वाइल लूप क्या होती हैं, एंट्री कंट्रोल्ड लूप्स होती हैं। और इनफाइनाइट लूप एक और तरह की होती है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे ट्रू लिख दिया ना, ट्रू लिख दिया और इस केस में इसको रन किया तो ये कंडीशन चलती रहेगी, ठीक है, चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। ओके, और अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप लोगों ने 1 लिख दिया ना, तो इस केस में भी इसको ये कंसीडर करेगा ट्रू, तो इस केस में भी ये चलती रहेगी। आपको पता है इंटरनली कंपाइलर इसको 1 को ट्रू कंसीडर करता है और 0 को फॉल्स कंसीडर करता है, ठीक है जी। तो ये तरह की इस तरह की कुछ चीज़ें होती है। उसके बाद क्या है, वाइल लूप की प्रॉपर्टीज। वाइल लूप की प्रॉपर्टीज क्या है, फर्स्ट चेक्स द कंडीशन देन एग्जीक्यूट्स द बॉडी, जैसे आपको मैंने बता दिया। इफ द कंडीशन इज ट्रू द लूप बॉडी एग्जीक्यूट्स, इफ फॉल्स द लूप एग्जिट्स इमीडिएटली। अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी जो है वो चलेगी, अगर नहीं है तो वो नहीं चलेगी। जैसे मैंने आपको करके दिखा दिया, फॉल्स लिखा, राइट। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो इन एक्स इक्वल टू 1 वाइल, अगर मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, सी आउट एक्स कर दिया, एक्स प्लस प्लस कर दिया, अगर मैंने 0 लिख दिया तो वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, नहीं चलेगी। अगर यहाँ मैंने फॉल्स लिख दिया है तो उस केस में भी ये कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको फॉल्स लिख दिया हुआ है। ओके जी, ठीक है, लो भाई, तो ये हो गया। उसके बाद कहता है इट एग्जीक्यूट्स 0 और मोर टाइम। 0 और मोर टाइम मतलब 0 मतलब अगर नहीं चली तो चलनी ही नहीं है, फॉल्स हो गई कंडीशन तो 0 टाइम चली है, उसके अलावा जितनी मर्जी टाइम इसको चला लो। इसका मतलब ये है 0 और मोर टाइम इफ द कंडीशन इज फॉल्स ऑन द फर्स्ट चेक, पहले चेक पे अगर कंडीशन फॉल्स है तो लूप बॉडी विल नॉट एग्जीक्यूट एट ऑल, तो लूप की बॉडी नहीं चलेगी, रिजल्टिंग इन 0 एग्जीक्यूशन, ठीक है जी, 0 एग्जीक्यूशन हो जाएगी। अगर नहीं ट्रू, अगर सॉरी ट्रू है तो 0 से ज़्यादा टाइम्स चल जाएगी, ठीक है। तो आई होप गाइज ये आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे, और इतना ही है आपके इस लेक्चर के अंदर, ठीक है। आने वाले लेक्चर्स में हम बाकी चीज़ें पढ़ रहे होंगे। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाजमी दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।